हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सीरीज चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें हम अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन फिनिश कर चुके हैं एंड हम साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं उसमें से अलग एक सीरीज़ में, PYQ सीरीज़ में। ठीक है ना? तो आई होप आप दोनों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एंड रिसेंटली हमने शुरू किया है सेकंड पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अभी ऑलरेडी समझा है ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, और ब्रीदिंग के क्या क्या स्टेज है, जिसमें हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करी थी, हमने इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करी थी, और हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन की भी बात करी थी। ठीक है ना? तो आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बारे में बात किया, जहाँ पे हमने देखा अलग अलग एनिमल्स में किस किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो हमने चेक किया था। कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की हमने बात करी थी, एंड हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल नैरीज और लैरिंक्स की बात करी थी। ठीक है ना? तो इसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज विंड पाइप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्राइकिया बोलते हैं। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्राइकिया के बारे में एंड विंड पाइप के बारे में, बिकॉज हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने सीक्वेंस में एक टेबल ड्रॉ किया था, तो हम उसी टेबल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये वाला पोर्शन फिनिश कर दिया है, ये वाला पोर्शन फिनिश कर दिया, दिस इज़ ऑलरेडी डन। लैरिंग्स हमने लास्ट क्लास में किया था, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम ट्राइकिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी थी, तो मैंने आपको बोला था कि अगर ओरल कैविटी से फूड आएगा, है ना, ये फूड मान लीजिए ओरल कैविटी से है, तो ये फूड ओरल कैविटी से निकल के बेटा एक कॉमन स्पेस में आता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जिसको हमने फायरिंग्स नाम दिया था। एंड फायरिंग्स से निकल के ये फूड कहाँ जाता है, ये एक पाइप में जाता है, जिस पाइप को हमने देखा था बेटा, जो एक मस्कुलर पाइप थी, जो स्केलेटल एंड स्मूथ मसल की बनी थी। दिस पाइप वाज कॉल्ड एज ईसोफेगस। इसको हमने क्या नाम दिया था, ईसोफेगस नाम दिया था, या कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, है ना। एंड इस पाइप का काम क्या होता था, इस पाइप का काम होता था फूड को कंडक्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना बेटा, फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टोमक बेटा, बिकॉज नीचे यहाँ पे स्टोमक लगा रहता था। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ईसोफेगस होता है, जिसका काम क्या होता है बेटा, फायरिंग्स से फूड को कंडक्ट कराना, सिमिलर तरीके से हमारी बॉडी में और एक पाइप पाया जाता था। ठीक है। और एक पाइप प्रेजेंट होता है, दैट पाइप इज कॉल्ड एज विंड पाइप और ट्राइकिया। और इस विंड पाइप और ट्राइकिया का काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा एयर को कंडक्ट कराना फ्रॉम फायरिंग्स टू लंग्स। ठीक है, सेम है। मतलब जैसे ईसोफेगस कंडक्शन कराता था फूड का फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टोमक, सिमिलर तरीके से बेटा ट्राइकिया या विंड पाइप क्या कराता है, ये एयर को कंडक्ट कराता है फ्रॉम फायरिंग्स टू लंग्स बेटा। सो हमारी बॉडी के अंदर वो पाइप जो शुरू होती है फायरिंग्स से और ख़त्म होती है बेटा लंग्स पे, और जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कंडक्शन ऑफ एयर, ठीक है ना, या कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, फ्रॉम लंग्स टू फेरिंग्स और फ्रॉम फेरिंग्स टू लंग्स। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो लंग से वो फेरिंग्स में आएगा, या अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो फिर वो फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। सो दिस पाइप जिसका ये काम होता है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, इस पाइप को हम नाम देते हैं ट्राइकिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ भी इस डायग्राम से क्लियर कर देना, आप ध्यान से देख ही पा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ईसोफेगस जो होता है ना, वो पीछे साइड में होता है, वो डॉर्सल साइड में होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ईसोफेगस कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में, बैक साइड में। एंड ट्राइकिया जो होता है ना बेटा, ये वेंट्रल साइड में होता है, ये आगे साइड में होता है। मतलब हमारी बॉडी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ अभी देख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी का पाइप जो जस्ट आपके नज़दीक में आएगा या आपकी तरफ आएगा, वो कौन सा होगा, वो ट्राइकिया होगा। और ट्राइकिया के पीछे छुपा हुआ कौन होता है बेटा, ईसोफेगस होता है। सो ट्राइकिया फ्रंट में होता है एंड ईसोफेगस उसके बैक में होता है। ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो ईसोफेगस है, और हमने ये पढ़ा भी है बेटा, ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस वाज कॉल्ड एज, इसको हमने गुलेट नाम दिया था, है ना। और सिमिलर तरीके से बेटा ट्राइकिया का भी ओपनिंग होता है, एंड ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस बेटा। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ओपनिंग जो ईसोफेगस की होती है उसको हम गुलेट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गुलेट,
एंड ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि इन केस ऑफ लैरिंग्स, हमने लैरिंग्स को स्टडी किया था लास्ट क्लास में, तो हमने लैरिंग्स के अंदर अलग अलग तरीके की कार्टिलेज देखी थी, ठीक है। लैरिंग्स में हमने बेटा क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करी थी, एरेथेनॉइड कार्टिलेज की बात करी थी, ठीक है ना, थायराइड कार्टिलेज की बात करी थी। वहीं पे मैंने एक कार्टिलेज का नाम बताया था आपको, जिसको हमने क्या बोला था, एपिग्लोटिस बोला था। एपिग्लोटिस बोला था। तो ये एपिग्लोटिस कहाँ पे पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट ओवर द ग्लोटिस। मतलब ग्लोटिस किसकी ओपनिंग है, ग्लोटिस है ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया, है ना। अब इस ग्लोटिस के ऊपर बेटा हमने एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस बेटा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, तो अगर ये हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, सो दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस, ठीक है। ये एपिग्लोटिस हो, और एपिग्लोटिस का काम क्या होता है बेटा, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्राइकिया, बिकॉज फूड भी इधर है और ईयर भी इधर है। फूड को जाना है इधर और ईयर को जाना है इस पाइप में बेटा। जब ईयर इस पाइप में जाएगा, हो सकता है कि फूड भी उसके साथ चला जाए, तो उस फूड को अंदर आने से रोकने का काम कौन करता है बेटा, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर करता है, जिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अगर अभी मैं खाली ट्राइकिया की बात करूँ, ठीक है ना, तो ट्राइकिया है क्या, तो इसको हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं। तो ट्राइकिया एक लॉन्ग ट्यूब है बेटा, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी लेंथ जो होती है अप्रोक्सीमेटली, चलो ऐसे ब्लू कलर से मैं ले लेता हूँ। तो ट्राइकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो शुरू कहाँ से होता है, जो शुरू होता है बेटा फेरिंक्स से, और ख़त्म कहाँ पे होता है बेटा, ख़त्म होता है लंग्स पे, ठीक है ना। एंड इस ट्राइकिया का साइज़ अगर आप देखेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा इसका साइज़ जो आता है, वो आता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर्स। तो याद रखेंगे, मैं बता सकता हूँ, अगर आपको लिखना पड़े बेटा कॉपी पे, तो आप लिखेंगे ट्राइकिया क्या है, तो ट्राइकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो कितने साइज का है अप्रोक्सीमेटली, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग बेटा, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो, ईसोफेगिस जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बोला था ईसोफेगिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ईसोफेगिस में खाली मसल्स पाई जाती है बेटा, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। लेकिन जब हम ट्राइकिया की बात करते हैं ना, तो ट्राइकिया के अंदर बेटा आपको मसल के अलावा कार्टिलेज भी मिलेगा। तो मतलब मैं बता सकता हूँ ट्राइकिया क्या है बेटा, ये एक मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ट्राइकिया क्या होता है बेटा, मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें मसल्स भी पाई जाती है और कार्टिलेज भी पाई जाती है। और कार्टिलेज का होना ईसोफेगस का, कार्टिलेज का होना ट्राइकिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, ये कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज कैसी होती है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज होती है बेटा, ठीक है। तो ये होती है सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज है, सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं बेटा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये होती है सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज। अब सी शेप का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप यहाँ पे कार्टिलेज को देखेंगे ना, नॉर्मली कार्टिलेज रिंग फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे पूरे रिंग की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, नॉर्मली कार्टिलेज बेटा ऐसी पूरी रिंग की फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारा जो कार्टिलेज किस में होता है, ट्राइकिया में होता है, वो पूरी रिंग की फॉर्म में नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है बेटा। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कार्टिलेज होगा, तो मतलब आगे साइड में आपको क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा, आगे साइड में रिंग दिखेगा, बट पीछे साइड में कोई रिंग नहीं होता है, पीछे साइड में बेटा इनकम्प्लीट होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सी शेप्ड बोलते हैं, बिकॉज ये कार्टिलेज कैसी होती है, सी शेप्ड हो, या आप बोल सकते हैं सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होती है बेटा, ठीक है ना। तो ट्राइकिया एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर्स है, ठीक है ना। और ये बना है बेटा किन का, सी शेप्ड कार्टिलेज का। और ये सी शेप्ड कार्टिलेज कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली नंबर में, तो नंबर भी इंपॉर्टेंट इनका, ये याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो हमारे ट्राइकिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज मिलेंगी, 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज मिलेंगी।
सी शेप्ड कार्टिलेज मिलती है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं, तो ब्लैक कलर मान लीजिए मसल है, और इस मसल के साथ बेटा हमने ये ग्रीन कलर की क्या अटैच कर दी है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज अटैच कर दी है, जो आगे साइड में कंप्लीट होती है, बट पीछे साइड में वो क्या होती है, पीछे साइड में वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर ये कार्टिलेज इनकम्प्लीट क्यों है, ये कार्टिलेज कंप्लीट क्यों नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट आंसर ये है बच्चा कि अगर ये कार्टिलेज कंप्लीट होता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता, मान लेते फॉर एग्जांपल ये कार्टिलेज बेटा ऐसे कंप्लीट होता फॉर एग्जांपल है, तो जब हम क्या करते, जब हम अपने नेक को रोटेट करते, बिकॉज हम अपने नेक को रोटेट करते हैं ना, ह्यूमंस अपने नेक को रोटेट करते हैं, सो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ नेक बेटा इस कार्टिलेज में क्या आता बेटा, इस कार्टिलेज में किंकिंग इफेक्ट आता। किंकिंग इफेक्ट, किंकिंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि ये थोड़ा रोटेट हो जाती, मतलब कैसे बता सकता हूँ मैं, कि एक तरीके से मतलब इसमें थोड़ा क्या आता है, डिप्रेशन आता है। इमेजिन कर लीजिए आपके हाथ में एक पाइप है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके हाथ में एक पाइप है बेटा, तो अगर आप इस पाइप को इधर से पकड़ेंगे और इधर से पकड़ेंगे, तो जब आप इस पाइप को बेटा इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये वाला हिस्सा तो इधर रहेगा ना, तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके का वो डिप्रेशन आएगा ना, एक तरीके का यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किंकिंग इफेक्ट बोलते हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं किंकिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बेटा जब हम नेक को रोटेट करते हैं, ड्यूरिंग नेक रोटेशन बेटा हमारे ट्राइकिया में किंकिंग इफेक्ट ना आए, ठीक है, हमारा ट्राइकिया पेटेंट रहे। पेटेंट मतलब ये है जैसा ट्राइकिया है वैसा ही रहे, इसमें बीच में कोई डिप्रेशन ना आए बेटा, इसलिए हमने क्या किया, हमने कार्टिलेज को कैसा रखा, हमने इसको इनकम्प्लीट सी शेप्ड रखा। अगर हम इसको कंप्लीट रख देते तो कंप्लीट कार्टिलेज का प्रॉब्लम क्या था कि जब हम नेक को रोटेट करते तो हमारे नेक के रोटेशन की वजह से कार्टिलेज, एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज या कंप्लीट कार्टिलेज की वजह से बीच में हमारे ट्राइकिया में क्या आता बेटा, एक डिप्रेशन आता, ठीक है ना, एक बेंड आता, और उस बेंड की वजह से हमारी सांस रुक सकती थी या हमारे कार्टिलेज ब्रेक हो सकता था। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने अपनी कार्टिलेज को कैसा रखा हुआ है, हमने इसको इनकम्प्लीट रखा हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चा, इंटरनली अगर आप ट्राइकिया को देखेंगे तो इंटरनली ट्राइकिया इज लाइंड, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने सेल्स बनाने की कोशिश भी की है यहाँ पे, तो अगर आप अंदर से देखेंगे तो ट्राइकिया के अंदर बेटा कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको अंदर से सेल्स दिखाई दे रही है ना, और इन सेल्स के ऊपर आपको सीलिया भी दिखाई दे रहा है, ये सीलिया दिखाई दे रहा है। तो ये सेल जो है ना, याद रखेंगे, दे आर सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स, तो मतलब इंटरनली ट्राइकिया इज लाइनेड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बेटा। बट ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कैसा होता है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है बेटा, याद रखेंगे, इंटरनली ट्राइकिया इज लाइन्ड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब सीलिया का काम क्या होता है, हमने ट्राइकिया के अंदर सीलिया क्यों रखा। कभी कभी क्या हो सकता है बेटा कि जब आप सांस लेते हैं ना, तो सांस के थ्रू अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, या कोई फूड पार्टिकल आ सकता है, या कोई और मटेरियल आ सकता है। तो वो मटेरियल अगर लंग्स में चला गया तो वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, और अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। उस इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सीलिया क्या करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके का ट्राइकिया है, तो यहाँ पे ये सीलिया लगे हुए बेटा, तो ये सीलिया हमेशा कहाँ की तरफ बीट करते हैं, ऊपर की तरफ बीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे रोटेट करते हैं ऊपर की तरफ बच्चा। तो जैसे कोई फूड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल अंदर आएगा ना, तो ये उस फूड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं, उसको लंग्स के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बेटा बिसाइड्स हैविंग सीलिएटेड सेल्स, इसमें गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती है। और इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है बच्चा, इन सेल्स का काम होता है टू रिलीज द म्यूकस, बिकॉज जहाँ पे म्यूकस रहेगा तो ये पाइप बेटा एक तरीके से क्या रहेगा, एक तरीके से वेट रहेगा, ठीक है, ये ड्राई नहीं रहेगा, और जितना ये वेट रहेगा बेटा उतना आपका रेस्पिरेशन ईजी होगा, ठीक है। तो ये हमने ट्राइकिया के बारे में याद रखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप ट्राइकिया के बारे में याद रखेंगे वो ये है कि एक साइंटिस्ट था,
द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज, ये थोड़ा अलग से मैं बता रहा हूँ, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज विबल्स, ठीक है। विबल्स ने क्या दिया बेटा, इसने एक मॉडल दिया जिसको हम विबल्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम विबल्स मॉडल बोलते हैं बेटा। अब विबल्स मॉडल मतलब ये इसने एक तरीके से बेटा रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन कर, मतलब इसने बोला कि जब हमारी बॉडी में ट्राइकिया नीचे आता है, टुवर्ड्स लंग आता है, तो ट्राइकिया लंग के पास आने के बाद डिवाइड करता है इनटू मेनी ब्रांच। मैं आप बाद में आपको ब्रांच अलग से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो उस कंबाइन कंप्लीट स्ट्रक्चर को, या इस कंबाइंड स्ट्रक्चर, अगर मैं थोड़ा डायग्राम दिखा सकता हूँ आपको, अब मान लीजिए कुछ ऐसे ये आपको ट्राइकिया दिखाई दे रहा है इधर, है ना, तो ये ट्राइकिया नीचे आया बेटा, तो जैसे ही ट्राइकिया लंग्स में गया ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांचिंग कर रहा है, इसकी छोटी छोटी ब्रांच बन रही है बच्चा। तो ओवरऑल बेटा वेबल्स ने क्या बोला, इसने बोला कि ये एक तरीके का क्या बनता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दिस ट्री इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है ना। और वेबल्स ने इस रेस्पिरेटरी ट्री में एक इंपॉर्टेंट बात बोली जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसने बोला कि रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो शुरू होता है कहाँ से, ट्राइकिया से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम ट्राइकिया, रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम ट्राइकिया, स्टार्ट्स फ्रॉम ट्राइकिया, मतलब रेस्पिरेटरी ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, ट्राइकिया से होती है बेटा, ठीक है। और इस रेस्पिरेटरी ट्री को अगर हम कंप्लीट देखें या कंप्लीट बनाए बेटा, टोटल इस रेस्पिरेटरी ट्री में 23 जनरेशंस होती है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर टोटल कितनी जनरेशंस होती है, 23 जनरेशंस होती है, 23 जनरेशंस इन रेस्पिरेटरी ट्री, इन रेस्पिरेटरी ट्री, टोटल इसमें 23 जनरेशन है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है कि इस रेस्पिरेटरी ट्री में टोटल मान लीजिए 23 ब्रांच, मतलब 23 टाइम्स ये ब्रांचिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसने यहाँ पे एक ब्रांचिंग किया, फिर यहाँ पे और एक ब्रांचिंग करेगा, फिर अगेन ब्रांचिंग करेगा, फिर अगेन ब्रांचिंग करेगा, फिर अगेन। तो वैसे फॉर ये ब्रांचिंग 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ऐसे ही 23 टाइम्स हमारा ट्राइकिया क्या करता है, ब्रांचिंग करता है। तो इस 23 टाइम्स ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम 23 जनरेशंस बोलते हैं। एंड इन 23 जनरेशंस में ट्राइकिया रिप्रेजेंट करता है जनरेशन 0 को, ठीक है। ट्राइकिया रिप्रेजेंट्स जनरेशन 0, ट्राइकिया रिप्रेजेंट्स जनरेशन 0, जनरेशन 0 मतलब यहां से ट्राइकिया ट्री, यहां से रेस्पिरेटरी ट्री की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है ना। उसके बाद ट्राइकिया डिवाइड करेगा पहली बार, तो प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट जनरेशन को, फर्स्ट जनरेशन को, मतलब पहली बार ट्राइकिया ने डिवाइड किया तो कुछ ब्रांच बनी, जिन ब्रांच को हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट जनरेशन बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एंड फाइनली एलिव्यूलाई जो होते हैं बेटा, एलिव्यूलाई रिप्रेजेंट लास्ट जनरेशन, लास्ट जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो मतलब अगर ये हमारा ट्राइकिया है, ठीक है ना, तो ट्राइकिया से शुरुआत होगी रेस्पिरेटरी ट्री की। तो ट्राइकिया खुद बेटा शुरुआत करता है रेस्पिरेटरी ट्री की, इसलिए 0 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर ट्राइकिया पहली बार डिवाइड करेगा 2 ब्रांच में, तो वो रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट जनरेशन को। फिर उसके बाद बेटा और लगभग 21 जनरेशन आएंगी, डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फाइनली जो लास्ट डिवीजन होगा, लास्ट डिवीजन को हम एलिव्यूलाई बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, लास्ट जनरेशन को, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइकिया बेटा। ट्राइकिया क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, आई होप वो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। अब ट्राइकिया के बाद हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम बेटा फर्स्ट जनरेशन ऑफ ट्राइकिया। जिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ ट्राइकिया को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रब कर, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे
कि प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज ट्राइकिया, ये तो ट्राइकिया हो गया। ठीक है, अब ट्राइकिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर्स लेंथ है, 16 to 20 इसमें सी शेपेड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है। जब ये ट्राइकिया बेटा अप्रोक्सीमेटली 5th थोरैसिक वर्टेब्रे के पास पहुंच जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, मान लीजिए फॉर इस पॉइंट की मैं बात, चलो कैसे समझाएं, इधर समझ लीजिए कि मैं और एक डायग्राम ऐड कर देता हूँ, ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्राइकिया था, है ना, दिस इज ट्राइकिया बेटा, इतना तो हम जानते ही है। अब ट्राइकिया के पास मान लीजिए फॉर जब ये फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रे है ना, फिर ये सेकेंड थोरैसिक वर्टेब्रे है, फिर ये थर्ड थोरैसिक वर्टेब्रे है, ठीक है, फिर ये फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे है, और फिर ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे है। जब ट्राइकिया फेरिंक्स से नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाते समय जब वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे के पास पहुंच जाता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे के पास पहुंच जाता है, सो एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट हमारा ट्राइकिया पहली बार क्या करता है, 2 ब्रांच में डिवाइड करता है। तो ये बन गया ब्रांच नंबर 1 और ये बन गया ब्रांच नंबर 2। दिख रहा है ना, दिख रहा है बच्चा, ठीक है ना। सो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे, मतलब 5वीं थोरैसिक वर्टेब्रे के पास हमारा ट्राइकिया पहली बार डिवाइड करता है 2 ब्रांच में। सो दीज 2 ब्रांच दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि प्राइमरी ब्रोंकाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। 0 जनरेशन कौन था, 0 जनरेशन ट्राइकिया था, लेकिन जब ट्राइकिया ने बेटा फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे के पास पहली बार 2 ब्रांच में डिवाइड किया, तो ये पहला ब्रांचिंग था ना, तो ये पहली ब्रांचिंग रिप्रेजेंट करती है बेटा फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री को, एंड दिस फर्स्ट ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। तो कितनी प्राइमरी ब्रोंकाइज बनती है, 2 प्राइमरी ब्रोंकाइज बनती है। ठीक है ना, तो ऑफकोर्स ये आपको ऑलरेडी पता है, एक होगी लेफ्ट साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, और एक होगी राइट साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, एक हो गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक हो गया राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो डिवीजन यहाँ पे बन गया है ना, दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन बेटा, यहाँ पे ये डिवीजन हो गया ना, सो दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज कैरिना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं, CARINA। ठीक है, तो कैरिना क्या होता है, कैरिना होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन नियर द फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे, जिस पॉइंट ऑफ डिवीजन पे बेटा हमारा ट्राइकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाइज, जो रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री को। प्राइमरी ब्रोंकाइज 2 होते हैं, एक को हम बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक को हम बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है ना। अब ये लेफ्ट एंड राइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई दे रहा है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता दूंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। ठीक है ना, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई को, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। आप दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से कंपेयर करिए, आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा साइज में लंबा है, इट इज लॉन्गर। ठीक है ना, एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा साइज में क्या है, स्मॉल है। दिख रहा है ना, क्लियरली डायग्राम से दिखाई दे रहा है। तो ये तो ट्राइकिया हो गया ना, ट्राइकिया के बाद ये क्या निकले, ये प्राइमरी ब्रोंकाइज निकले, तो दिस इज राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका साइज स्मॉल है ना, लेकिन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई को ध्यान से देखेंगे तो इसका साइज क्या है, इसका साइज लार्जर है बेटा। सो मतलब 2 प्राइमरी ब्रोंकाइज में लॉन्गर साइज का कौन सा होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइज लॉन्गर, राइट प्राइमरी ब्रोंकाइज शॉर्टर। तो ये तो पहली बात याद रखेंगे। ठीक है ना, दोनों प्राइमरी ब्रोंकाइज है, बट डायग्राम से ही क्लियरली पता चल रहा है कि राइट प्राइमरी ब्रोंकाई लंबा होता है, कितना लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है,
एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई स्मॉल होता है, और कितना स्मॉल होता है, 2.5 सेंटीमीटर्स बेटा। ये पहली पॉइंट आपने याद रखी। दूसरी पॉइंट भी आपको डायग्राम से ही क्लियरली पता चल रही है कि अगर आप राइट प्राइमरी ब्रोंकाई देखेंगे ये थोड़ा वाइड है ना, इसका डायमीटर ज़्यादा है बेटा। लेकिन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई का डायमीटर क्या होता है, उसका डायमीटर कम होता है। तो मतलब मोर वाइडर कौन होता है बेटा, मोर वाइडर होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड लेस वाइडर कौन होता है बेटा, लेस वाइडर होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा। तो ये दूसरा डिफरेंस याद रखा। पहला डिफरेंस था राइट प्राइमरी ब्रोंकाई शॉर्ट होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लॉन्ग होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस था कि राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा वाइड होता है, लेकिन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कैसा होता है, वो होता है नैरो। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई इज वाइड, इधर ही अगर मैं लिख देता हूं ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट आप याद रखिए होता है शॉर्टर, और ये होता है लॉन्गर। कितना शॉर्ट है कितना लॉन्ग है वो आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिया है मैंने। सेकंड आप याद रखेंगे कि ये होता है वाइडर, या वाइड लिख देते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये नैरो होता है, ये नैरो होता है बेटा, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस भी आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई देगा कि अगर आप राइट प्राइमरी ब्रोंकाई को देखेंगे ना, वो थोड़ा तिरछा है, मतलब थोड़ा ऑब्लिक है बेटा, या थोड़ा वर्टिकल है ना। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे लेफ्ट प्राइमरी को देखेंगे, वो कैसा होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। ऑल्दो हम बनाते हैं डायग्राम में दोनों को एक जैसा, बट रियलिटी में बेटा ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या है कि राइट प्राइमरी ब्रोंकाई इज वर्टिकल, ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, लेकिन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कैसा होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है बच्चा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है बेटा, याद रखेंगे। तो ये होता है मोर वर्टिकल, ये होता है मोर वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल बेटा, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि नॉर्मली हमें देखने को क्या मिलता है कि कॉमनली इन्फेक्शन जो लंग्स का होता है ना, वो राइट लंग में होता है, लेफ्ट लंग में इन्फेक्शन हमें कम देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है बेटा कि राइट लंग की तरफ एयर क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। जब आप सांस अंदर लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो इनहेलेशन के टाइम पे यहाँ पे हवा दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, आधी हवा इधर जाएगी और आधी हवा इधर जाएगी। तो क्लियरली आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना, मोर एयर कहाँ की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। एक तो इसका डायमीटर ज़्यादा है जिसकी वजह से एयर ज़्यादा इधर आएगा, दूसरा इसका साइज कम है तो ये ज़्यादा एयर को बेटा अंदर की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। एंड तीसरा ये मोर वर्टिकल है, सो दिस इज द रीजन दैट मोर एयर गोज टू द राइट लंग बेटा। अब ये ज़्यादा राइट लंग में क्यों जाता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहाँ पे और एक बार इसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी इतना याद रखेंगे कि मोर एयर कहाँ की तरफ जाता है, राइट लंग की तरफ, लेस एयर कहाँ की तरफ जाता है, लेफ्ट लंग की तरफ। एंड ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस भी किसके होते हैं बेटा, राइट लंग के होते हैं दैन दैट ऑफ लेफ्ट लंग, बिकॉज मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव कौन होता है, राइट लंग होता है, बिकॉज ऑफ राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा, ये याद रखेंगे। समझ आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर हम इन जनरल ब्रोंकाई की बात करें, ठीक है ना तो याद रखेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई के पास भी क्या पाई जाती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, जैसे किस में थी, जैसे ट्राइकिया में थी। तो जैसे आप यहाँ पे ट्राइकिया में रिंग देख रहे हैं, तो सिमिलरली बेटा प्राइमरी ब्रोंकाइस के अंदर भी आपको क्या मिलती है, रिंग्स मिलती है, सिमिलर इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स मिलती है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखेंगे कि जैसे हमारा ट्राइकिया लाइनेड था इंटरनली बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, सेम उसी तरीके से बेटा हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला हो, दे आर ऑल्सो इंटरनली लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये दोनों की सिमिलरिटी है, वहाँ पे भी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है और यहाँ पे भी बेटा सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, तो ये आपका ईसोफेगस हो गया और ये आपकी क्या है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकियल रिंग बोलते हैं बेटा। तो ये आपका ट्राइकिया हो गया है ना, और ये आपके प्राइमरी ब्रोंकाइज हो गए। तो इतना हमने आज समझा है बच्चा, तो देख सकते हैं इधर, तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से।
तो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई 2.5 एंड 5। ये होता है वाइड, ये होता है नैरो, ये होता है शॉर्ट, ये होता है लॉन्ग, ये होता है वर्टिकल एंड ये होता है हॉरिजॉन्टल। कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाइस। मैंने आपको अभी बोला हम ट्राइकल रिंग, ट्राइकल ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्राइकल ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई बेटा, ट्राइकिया से हुई, है ना। तो ये 0 जनरेशन था। फिर इसने पहली बार डिवाइड किया तो प्राइमरी ब्रोंकाई बन गए, वो फर्स्ट जनरेशन था। अब प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं। अगर ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई ने 3 ब्रांच में डिवाइड किया, जो ब्लैक कलर में बनी हुई है, 3 ब्रांच है बेटा। सो दीज 3 ब्रांच दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितनी बनी बेटा, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज बनी, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज बनी, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ने भी डिवाइड किया फर्दर, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे बनी 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइज। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइज, ठीक है ना। फिर फर्दर इन्होंने डिवाइड किया फर्दर ब्रांच में, तो यहाँ पे क्या बन रही बेटे, यहाँ पे बन रही है टर्शियरी ब्रोंकाइज। तो इनको हम टर्शियरी ब्रोंकाइज बोलते हैं। यह है टर्शियरी ब्रोंकाई, और यहां पे भी ये क्या बेटा, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो आप देख सकते हैं बच्चा कि सेकेंडरी, हर एक सेकेंडरी ब्रोंकाई ना डिवाइड करता है 3 टर्शियरी ब्रोंकाइज में ऑन द राइट साइड, एंड हर एक सेकेंडरी ब्रोंकाई बेटा डिवाइड करता है 2 टर्शियरी ब्रोंकाइज में ऑन द लेफ्ट साइड। तो 3 ब्रांच बनती रहेंगी राइट साइड में, एंड 2 ब्रांच बनती रहेंगी कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई देता है 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज एंड लेफ्ट देता है बेटा 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइज। और फिर ऐसे ही ये डिवीजन चलता रहेगा और फाइनली कहाँ पहुंचेगा, एल्विलाई तक पहुंचेगा, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट ट्राइकियल ट्री का फॉर्मेशन होगा। अब वो ट्राइकियल ट्री कैसा दिखता है, उस ब्रोंकियल इंटरकॉम का फॉर्मेशन कंप्लीटली कैसे होता है, एंड लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंशाल्लाह ब्रोंकियल ट्री तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज वो नहीं देख पाएंगे, मैं कंप्लीट ड्रॉ करूंगा उसको। बट आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि लंग्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत लंग्स के बारे में फिनिश कर दे, फिर ब्रोंकियल ट्री में अलग से कल की क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए ये आपके 2 लंग्स हैं, ठीक है। तो आप तो ऑलरेडी समझ गए बेटा, दिस इज राइट लंग, तो ये हो गया बेटा राइट लंग, और ये हो गया लेफ्ट लंग। पहले तो यही याद रखेंगे। तो लंग एक्चुअल में होता क्या है, तो याद रखेंगे लंग्स जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं सॉफ्ट इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन्स, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे। तो लंग्स रियलिटी में क्या होते हैं बेटा, दे आर सॉफ्ट, ये होते हैं सॉफ्ट इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन्स, ठीक है। तो लंग्स क्या होते हैं, सॉफ्ट इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। लंग अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइडली कैसे होते हैं, कोनिकल इन शेप होता है, आप देख सकते हैं ना। तो ये अगर आप ओवरऑल डायग्राम ऐसे तो ये कून शेप्ड होते हैं, दे आर कोनिकल इन शेप बेटा। और हमारी बॉडी में लंग कहाँ पाए जाते हैं, दे आर लोकेटेड इन अ कैविटी, जिस कैविटी को हम प्लूलर कैविटी बोलते हैं। जैसे हमारा थोरेसिक है ना, तो थोरेसिक के अंदर हमारे पास रिब्स पाई जाती है, तो रिब के पीछे क्या पाया जाए, लंग्स। तो दिस कैविटी बेटा जहाँ पे लंग्स होते हैं बिहाइंड द रिब्स, सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज प्लूलर कैविटी। तो यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ मैं। तो लंग्स कहाँ होते हैं बेटा, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, इन प्लूलर कैविटी बेटा। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर वो जगह जहाँ पे परमानेंटली लंग्स पाए जाते हैं बेटा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लूलर कैविटी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि अगर आप लंग को देखेंगे तो लंग के आपको 2 मेजर रीजन्स मिलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रीजन को देखूं ऐसे, नीचे वाले रीजन को दोनों साइड से, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है। तो बेस ब्रॉड होती है बेटा, तो ये है ब्रॉड बेस, ठीक है। तो ये है ब्रॉड बेस बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते ये ब्रॉड बेस हो गया।
और ऊपर वाला रीजन अगर आप देखेंगे ये वाला है ना, ये पॉइंटेड एंड जो दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स। तो इनके नीचे ब्रॉड बेस होती है और ऊपर बेटा नैरो एपेक्स होता है। तो इधर हाईलाइट कर देता हूं मैं, तो नैरो एपेक्स होता है। ठीक है, तो लंग्स के दो मेजर रीजन्स होते हैं। लोअर साइड में आपको मिलेगा ब्रॉड बेस एंड अपर साइड में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नैरो एपेक्स। अगर लंग्स की सरफेस की हम बात करेंगे ना, तो इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना आपको, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए, ये लंग का एक सरफेस हो गया, ये वाला, ये लंग का वो सरफेस है बेटा, मतलब ये पूरा मान लीजिए ये वाला सरफेस ऐसे ले लेते, बिकॉज लंग थोड़ा बैलून के जैसा फूला हुआ ऑर्गन है ना। तो ये सरफेस जो आप देख रहे हैं ना लंग का, ये किसके कांटेक्ट में रहता है, ये रिब्स के कांटेक्ट में रहता है। आप इमेजिन कर लीजिए बेटा कि इसके ऊपर ऐसे रिब केज है यहाँ से ऐसे, तो ये मान लो ये यहाँ से रिब केज है ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होंगी ना। तो ये एरिया जो लंग्स का है, दिस एरिया, ये किसके टच में रहेगा, ये रिब्स के टच में रहेगा ना, दिस मच एरिया बेटा। सो दिस सरफेस ऑफ लंग्स विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिब्स बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस ऑफ लंग। इसको हम नाम देते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ लंग बेटा। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस बेटा। ठीक है, तो यहां से भी आप देख लेना चाहे तो इस एरिया को, ये जो आपको यहां से सरफेस दिखाई दे रहा है ना, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कोस्टल सरफेस। अब इसको कोस्टल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ द रिब्स बेटा। ठीक है ना। अगर आप नीचे सरफेस की बात करें, ये देख लीजिए, ये नीचे वाला सरफेस है ऐसे, जिसको हमने भी ब्रॉड बेस बोला था। ये सरफेस किसके कॉन्टेक्ट में होगा या किसके टच में होगा, ये डायफ्राम के टच में होगा बेटा। सो द सरफेस विच इज इन टच विद द डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रामेटिक सरफेस बेटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस। इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। तो अगर आप एक लंग को इमेजिन कर रहे हैं, तो एक लंग के अंदर बेटा आपको 3 सरफेसेस मिलती है। एक मिलता है डायफ्राम के साइड वाला, जिसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। एक मिलता है रिब्स के साइड वाला, जिसको हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। और एक मिलता है अंदर वाला सरफेस, जो इंटरनली आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, तो ये वाला सरफेस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दिस वन, जिसके पास हार्ट होगा बेटा, ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, अंदर वाला सरफेस बेटा। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टाइनल सरफेस बेटा। दिस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टाइनल सरफेस। ठीक है, तो याद रखेंगे एक लंग की 3 सरफेसेस होती है। आउटर सरफेस को हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस, जो रिब्स के कांटेक्ट में होता है बेटा। पोस्टीरियर सरफेस मतलब लोअर सरफेस को हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, जो डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है। और अंदर वाला सरफेस बेटा जिसके पास हार्ट होगा या जहां पे हार्ट होगा, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टाइनल सरफेस। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चा। अब अगर आप राइट लंग को देखें, थोड़ा सा जूम कर दे तो मैं राइट लंग को, तो अगर आप राइट लंग को ध्यान से देखेंगे, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था बेटा कि जो हमारा राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है ना, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज। ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। तो प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर गया लंग्स में, तो यहाँ पे इस पॉइंट में एंटर कर गया लंग्स में। सो द पॉइंट वायर प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स इनटू लंग्स, वो पॉइंट बेटा जहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करता है, उसको हम हाइलस बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलस। या वो पॉइंट बेटा जहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई एंटर करेगा लंग्स में, उसको भी हम क्या बोलेंगे, हाइलस बोलेंगे। तो हाइलस वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है जहाँ पे कौन एंटर करता है लंग्स में, प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करता है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर गया, ये अंदर डिवाइड कर गया 3 ब्रांच में, तो ये 3 ब्रांच बन गई बेटा। सो दीज 3 ब्रांच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो मैंने बोला था राइट साइड में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाइज होती है, 3। अब राइट साइड में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज क्यों होती है, बिकॉज राइट लंग के 3 पार्ट्स पाए जाते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं येलो कलर में आपको मिल रहा है राइट सुपीरियर लोब, फिर मिल रहा है बेटा राइट मीडियन लोब, और फिर मिल रहा है राइट इन्फीरियर लोब। मतलब राइट लंग के 3 पार्ट्स पाए जाते हैं।
तीन लोब्स पाए जाते हैं, राइट सुपीरियर, राइट मीडियन एंड राइट इन्फीरियर। राइट सुपीरियर को ईयर कौन देगा? फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई देगा, फर्स्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई देगा, मीडियन को फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई देगा, एंड नीचे वाले को थर्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई देगा। सो दिस प्राइमरी ब्रोंकाई इज, दिस सेकेंडरी ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज राइट सुपीरियर लोबर ब्रोंकाई बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे सकता हूं उधर तो यहां पे आप देख सकते हैं ना, इधर तीन थे, तो इन तीन में से इसका नाम जो है ना, दिस वन, इसको हम बोलते हैं बेटा राइट सुपीरियर लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है बेटा, इसको हम बोलते हैं राइट मीडियन लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बेटा राइट इन्फीरियर। राइट इन्फीरियर लोबर ब्रोंकाई। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सुपीरियर, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट सुपीरियर, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इन्फीरियर। ठीक है ना। अब यहाँ पे तीन क्यों थे? बिकॉज ये जाएगा सुपीरियर लोब में, ये जाएगा मीडियन लोब में, और ये जाएगा इन्फीरियर लोब में। और लेफ्ट साइड में तो दो ही लोब होते हैं बेटा, ये जाएगा सुपीरियर लोब में और ये जाएगा इन्फीरियर लोब में। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप राइट लंग को देखेंगे तो राइट लंग के तीन लोब से, ये लोब 1 हो गया, ये लोब 2 हो गया, और ये लोब 3 हो गया। तो लोब 1 में एयर सप्लाई कौन करेगा? फर्स्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट सुपीरियर लोबर ब्रोंकाई बोलते हैं। मीडियन में कौन देगा बेटा? राइट मीडियन लोबर ब्रोंकाई देगा। और इन्फीरियर में कौन देगा बेटा? राइट इन्फीरियर लोबर ब्रोंकाई देगा। तो ये तीन सप्लाई करते हैं एयर को टू द 3 पार्ट्स ऑफ राइट लंग। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड के लंग के दो ही हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है लेफ्ट सुपीरियर और एक होता है लेफ्ट इन्फीरियर। तो दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। राइट लंग बड़े साइज का होता है, लेफ्ट लंग छोटे साइज का होता है। राइट लंग इज लार्जर इन साइज, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन साइज। राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं बेटा, सुपीरियर, मीडियन एंड इन्फीरियर। लेफ्ट लंग के 2 ही लोब्स होते हैं, लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इन्फीरियर। राइट लंग की 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज होती है, लेफ्ट लंग की 2 ही सेकेंडरी ब्रोंकाइज होती है बेटा। ठीक है ना। अगर आप राइट लंग का वेट चेक करेंगे ना, तो राइट लंग इज अप्रोक्सीमेटली 620 ग्राम्स इन वेट। तो राइट लंग का वेट कितना होता है? 620 ग्राम्स। लेकिन अगर आप लेफ्ट की बात करेंगे तो वो होता है 560 ग्राम्स इन वेट। तो इनमें वजन में भी फ़र्क है, मतलब राइट लंग ज़्यादा भारी है, 620 ग्राम्स वेट का होता है बेटा। लेकिन लेफ्ट लंग जो होता है बेटा वो थोड़ा हल्का होता है, वो खाली 560 ग्राम्स का होता है। अगर आप राइट एंड लेफ्ट लंग में और एक डिफरेंस देखेंगे बेटा, ध्यान से देख लेना। अगर आप मीडियस्टेनल सरफेस देखेंगे ना राइट लंग का, तो राइट लंग का मीडियस्टेनल सरफेस एकदम स्मूथ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आप लेफ्ट लंग में देखेंगे तो लेफ्ट लंग के अंदर मीडियस्टेनल सरफेस में यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन पाया जा रहा है, देख लीजिए इधर, ये थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं बेटा। और कार्डियक नॉच वो पॉइंट होता है जहाँ पे हार्ट जो है पाया, मतलब हार्ट थोड़ा लेफ्ट टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होता है ना। तो हार्ट, मान लीजिए ये हार्ट है ऐसे, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है ऐसे, यहाँ पे हार्ट पाया जाता है ना, तो हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो वो हार्ट का पॉइंट जो हो ना, टिप होगा, वो टिप किस में घुसेगा? इस नॉच में घुसेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। तो दोनों को इंपॉर्टेंटली डिफ्रेंशिएट करना, याद रखना है कि राइट लंग लार्जर है, लेफ्ट लंग स्मॉलर है। राइट लंग के 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स है। राइट लंग के 3 सेकेंडरी ब्रोंकाइज है, लेफ्ट लंग के 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइज है। ठीक है ना। राइट लंग बेटा 620 ग्राम्स वेट का होता है, लेफ्ट लंग खाली 560 ग्राम्स वेट का होता है। राइट लंग के अंदर कार्डियक नॉच नहीं होता है, लेफ्ट लंग के अंदर आपको क्या मिलेगा? कार्डियक नॉच देखने को मिलेगा, जो किसको जगह देता है बेटा? जो हार्ट को जगह देता है, जो एकोमोडेट किसे करता है? हार्ट को एकोमोडेट करता है। समझ गया ना बच्चा? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब और एक चीज़ देखना, लंग जो है, बिकॉज लंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना। और अगर ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
तो लंग इज प्रोटेक्टेड बाय 2 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। अगर आप इधर देखेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड में मैंने बनाया है द आउटर मेम्ब्रेन बेटा, जो लंग को प्रोटेक्ट करता है, इन मेम्ब्रेन्स को हम पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। पहले तो याद है, इन जनरल दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स। लेकिन पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स 2 लेयर्स के होते हैं, एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर, ठीक है ना। जो आउटर लेयर होता है बेटा, द आउटर वन इज कॉल्ड एज पैराइटल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया पैराइटल मेम्ब्रेन, दिस इज पैराइटल पिल्यूलर मेम्ब्रेन बेटा, ये हो गया पैराइटल पिल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ब्लू कलर में इनर वाला बनाया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज विस्ट्रल पिल्यूलर मेम्ब्रेन। ये हो गया विस्ट्रल पिल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ग्रीन वाला पैराइटल है एंड ब्लू वाला कौन सा है, विस्ट्रल है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, खाली जगह दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है खाली जगह बेटा, एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पिल्यूलर स्पेस बेटा, और इंटर पिल्यूलर स्पेस भी इसको बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर पिल्यूलर स्पेस। और इस इंटरपिलर स्पेस में आपको कुछ लिक्विड जैसा दिखाई दे, कुछ डॉट्स मैंने बनाए, तो इनमें लिक्विड भरा रहता है, एक जेल लाइक मटेरियल भरा रहता है। सो दिस जेल लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज पिल्यूलर फ्लूइड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पिल्यूलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि लंग्स, एक्चुअल जो हमारे लंग्स है वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता, बिकॉज एक्चुअल लंग्स के ऊपर 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, इनर एंड आउटर। लेकिन उस इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम पिल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। और पिल्यूलर फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा, वो लंग्स को लुब्रिकेट करता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पिल्यूलर फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा, वो लंग्स को लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन का काम होता है, लुब्रिकेशन का काम, मतलब वो लंग्स को थोड़ा गीला करके रख देगा बेटा, लुब्रिकेट करके रख देगा। उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि लंग्स जब इनहेल मतलब एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स फूल जाते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे बेटा फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है, बिकॉज अगर लंग्स के बाहर कोई सॉलिड चीज़ रहेगी तो लंग्स फ्रिक्शन करेंगे ना उसके साथ, तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हम लंग्स को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करके रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिल्यूलर फ्लूइड बेटा। दूसरा, ये प्रोटेक्शन करता है लंग्स का बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है ना। एंड दूसरा बेटा, ये दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में चिपका के रखता है, ठीक है, टुगेदर रखता है। जब लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स फूलते हैं, एंड फूलने के टाइम पे बेटा आपके मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा ना, बाहर वाले मेम्ब्रेन पे, तो वो प्रेशर को एक मेम्ब्रेन को एक साथ रखने का काम कौन करता है बेटा, पिल्यूलर फ्लूइड करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स बच्चा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका लैरिंग्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ट्राइकिया हो गया, फिर ट्राइकिया डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकाइज में, प्राइमरी ब्रोंकाइज डिवाइड करेगी बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाइज में। तो ये हो गया आपका राइट लंग, जिसके 3 लोब्स है। तो ये हो गया लोब नंबर 1, ये हो गया लोब नंबर 2, और ये हो गया लोब नंबर 3। ये हो गया लेफ्ट लंग, इसके 2 ही लोब्स होते हैं, ये हो गया लोब 1 और ये हो गया लोब 2। लेफ्ट लंग में ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्डियक नॉच दिखाई दे रहा है, क्यों, बिकॉज ये आपको दिखाई दे रहा है हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हार्ट का ये एपेक्स जो है ना, वो किसके अंदर चिपका रहेगा बेटा, इस कार्डियक नॉच के अंदर चिपका रहेगा बेटा, ठीक है। राइट लंग लार्जर साइज का है, लेफ्ट लंग आप देख सकते हैं बेटा स्लोली स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। ये सरफेस जो लंग का दिखाई दे रहा है, इसको हम कोस्टल सरफेस बोलेंगे, जो रिब्स के कांटेक्ट में होगा। ये को हम डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं, और ये को हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनल सरफेस बोलते हैं बेटा। तो यही हमने अभी पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट लंग्स बेटा, ठीक है। तो हमने लंग्स फिनिश किया, ट्राइकिया फिनिश किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाइज फिनिश करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा ब्रोंकियल ट्री या ब्रोंकियल इंटरकॉम क्या होता है, एंड उसके बाद हम बेटा रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो टिल दिन पढ़ते रहिए, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।